स्टूडेंट, आज हम लोग जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री का कंटेंट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और सम हॉट्स टाइप के भी क्वेश्चन हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के भी जो क्वेश्चन है जिसे मैंने इंक्लूड किया है। तो ये सारे क्वेश्चन की हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, पढ़ते समय हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को टारगेट किया, बट कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में उन टारगेट के जो भी हमारे कंसेप्ट होते हैं उनकी एप्लीकेशन पूछ ली जाती है कि कितना डेप्थ में आपने उस कंसेप्ट को समझा है या उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो कई बार क्या होता है कि चैप्टर इजी होते हुए भी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और वैसे देखा जाए तो सरफेस केमिस्ट्री स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग हमारा चैप्टर है, 5 मार्क्स पूरे हम इसके यहाँ पर आसानी से गेन कर सकते हैं। तो छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग अगर फोकस कर लें तो बहुत ईजिली हमें कंसेप्ट समझ में आता है। तो पॉसिबल आज मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको सर्फेस केमिस्ट्री के ये लेक्चर में इंक्लूड कर दूँगी। देन पॉसिबली नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन है सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस, सम फीचर ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट के थ्रू कुछ कैटालिसिस के फीचर जो हैं मुझे यहाँ पर बताना है। देखिए जियोलाइट्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि जियोलाइट्स क्या हैं। तो जियोलाइट्स आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। अगर हम जियोलाइट्स की बात करें तो ये क्या है, ये होते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट। तो कुछ फीचर्स है जिसे मैं यहाँ पॉइंट वाइज बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़, जियोलाइट्स आर हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंड इसके कारण इसका अपना 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ये जो जियोलाइट्स होता है उनका क्या होता है, अपना 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। एंड इस स्ट्रक्चर के कारण क्या है, इस तरह का नेटवर्क बनता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरकेट हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पोर्स में भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये इसका पहला फीचर हो गया। सेकंड थिंग हमें यहाँ पर बताई गई है, इन्हें कैटलिस्ट की तरह यूज़ करने के लिए, टू यूज़ देम एज ए कैटलिस्ट, टू यूज़ देम एज ए कैटलिस्ट, हमें क्या करना पड़ता है इन्हें कैटलिस्ट की तरह यूज़ करने के लिए। दे आर सो हीटेड दैट द वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट इन द पोर गेट लॉस्ट, है ना। इन्हें कैटलिस्ट की तरह यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हीटअप करना पड़ेगा ताकि इनका जो हाइड्रेशन वाटर है या वाटर ऑफ हाइड्रेशन है जो क्या हो जाए, इस प्रोसेस के अंदर लॉस्ट हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या हो जाए, ये पोर यहाँ पर लॉस्ट हो जाए और जो हमारे रिमेनिंग पोर हैं वो पोर्स कैसे हो जाए, यहाँ पर वैकेंट हो जाए। अभी तक पोर्स के अंदर क्या भरा था, वाटर, अब पोर कैसे हो गया हमारे यहाँ पर वैकेंट हो जाए। नाउ थर्ड फीचर क्या बताया गया है, ये जो पोर यहाँ पर इस प्रोसेस से हमने यहाँ पर सिलेक्ट करें या पोर क्रिएट करें, इन पोर का जो साइज़ है वो वेरी करता है। कितना वेरी करता है ये, 260 से लेकर 270 पिकोमीटर तक का क्या होता है इसका यहाँ पर साइज होता है। ठीक है, तो वही मॉलिक्यूल जो हैं सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं जिनका पोर साइज जो होता है वो इस रेंज के अंदर एंटर करता है। मतलब वो सारे मॉलिक्यूल जिनका पोर साइज क्या होता है इन मॉलिक्यूल के रेंज के अंदर आएगा, यानी कि 260 से 270 के बीच की रेंज का अगर पोर साइज होगा तो वही मॉलिक्यूल क्या होते हैं इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, और एंड कैटालाइज हुज साइज इज स्मॉल इनफ टू एंटर द प्रोसेस। सो ये जो मॉलिक्यूलर सी मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है, इस मॉलिक्यूलर सी के कारण जो कैटालिसिस होती है इसे हम लोग शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। यहाँ पर जो कैटालिसिस हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कैटालिस्ट जो होता है जो कि हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी कमर्शियली इंपॉर्टेंट ये कैटालिस्ट है जिसे हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर GSM-5, है ना। GSM का फुल फॉर्म अगर मैं लिखूँ तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग जियोलाइट sieve of molecular porosity, जियोलाइट sieve of molecular porosity और साइज हो जाएगा इसका कितना, 5। इसका काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को पेट्रोल में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट करता है, जो हमारा अल्कोहल होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। एंड इसके साथ साथ में मतलब जो प्रोसेस हो रही है, जो कन्वर्जन हो रहा है वो किस मेथड से हो रहा है, तो इट इज़ ऑकर बाय द डिहाइड्रेशन
ऑफ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है उसका जब हम डिहाइड्रेशन करता है तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब इससे शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि फीचर्स हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स के। अब इसी में नेक्स्ट चीज़ हमको यहाँ पर पूछी गई है कि हमको विथ एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करना है ना, तो इसका से तो सेकंड क्वेश्चन बन रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर अलग से समझें, हमें पूछा गया है व्हाट इज़ शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, व्हाट इज़ शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया वो तो फीचर थे, उनके कारण शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस होती है, बट यहाँ पर हमें उसके आंसर को एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द पोर साइज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस में इस तरह की जो कैटालिसिस है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोर साइज। ठीक है, जो हमारा डियोलाइट्स है जिसका पोर साइज हमने जनरेट करा है, तो पोर साइज ऑफ द कैटलिस्ट पर क्या होता है, यहाँ पर रेट डिपेंड करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके बारे में हम लोग नोट करके रखें, एंड ऑल्सो ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जो हमारे रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल है उनके शेप और साइज पर भी क्या होता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक फीचर है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का जिसे हम लोग मार्क करके रखें। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस जो होते हैं इनके पास में वैरायटी ऑफ एक्टिव साइट्स होती हैं जिसके डिफरेंट शेप्स होते हैं और डिफरेंट साइज होते हैं। तो जियोलाइट्स जो हैं वो एज ए शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट यहाँ पर वर्क करते हैं। एक जो क्रिस्टल होता है जियोलाइट का, इसका जो पोर साइज है जैसा मैंने अभी आपको बताया वो वैरी करता है 260 से लेकर 740 पिकोमीटर तक। ठीक है, 260 से लेकर 740 पिकोमीटर तक। जो मैंने 270 बताया था ऊपर उसको हम लोग करेक्ट कर लें, इसका रेंज होता है यहाँ पर 260 से लेकर 740 पिकोमीटर तक का इसका साइज़ जो है वो वैरी करता है। ठीक है, ऊपर जो मैंने अभी आपको 270 बताया था ना उसको हम लोग 740 कर ले, 270 नहीं होता 740 कर लें उसे हम लोग। तो इतना साइज होता है इसका पोर साइज। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि टू लार्ज होते हैं ये इसके अंदर फिट नहीं हो सकते, पोर साइज जो हमको यहाँ पर दिया गया है। जबकि अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि टू स्मॉल होते हैं वो भी स्पोर साइज के अंदर से क्या हो जाते हैं, यहाँ पर स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई इंट्रैक्शन जो है यहाँ पर नहीं होने पाता। तो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस या साइज सिलेक्टिव कैटालिसिस इसलिए ही इसको बोलते हैं कि जो पोर साइज जो इस रेंज को बिलोंग करेंगे सिर्फ वही इसमें इंट्रैप होकर इसके अंदर इंट्रैक्शन करके एक रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और वही कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो उसके आगे ही यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ कि शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस के कारण कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो देखिए हमने लिया यहाँ पर क्या, अल्कोहल। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि अल्कोहल जब यहाँ पर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, कैटालिस्ट का नाम क्या है, GSM-5 विच एक्ट लाइक अ कैटालिस्ट। जब इसकी प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट कराते हैं देन हमें क्या मिलेगा, तो हमें इसके अंदर मिलता है क्या, गैसोलीन। ये फार्मूला किसका है, हमारा गैसोलीन का। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये हमारा गैसोलीन कहलाता है। एक तरह का कंबस्टिबल सब्सटेंस है। यहाँ जो x मैंने यहाँ पर लिखा है CH2X, इसका नंबर वेरी करता है। यहाँ x जो है उसकी वैल्यू 5 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए ये मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर दो फीचर्स, दो अलग अलग क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताएं। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें क्या दी गई है इसकी हम लोग बात करें। अगला जो क्वेश्चन है मेरा ये है BF3। अगला क्वेश्चन, वाई BF3 एक्ट एज ए कैटलिस्ट, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि जो BF3 होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह क्यों वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, दे आर रिएक्टिव मॉलिक्यूल, दे आर एबल टू रिएक्ट विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड possess the tendency to convert that reactant into product. That type of inorganic substance is known as catalyst. ठीक है, अब BF3 क्यों यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है ये हम लोग बात करें। तो BF3 ना एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो BF3 उसकी फीचर की अगर मैं बात करूँ तो BF3 इज़ एन इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। मतलब जब नेचर में ये बन रहा था उस समय ये बन तो गया बट किसी कमी के साथ बना है, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके आउटरमोस्ट नहीं, इसके सेंट्रल कोर के अंदर, यानी कि अगर मैं इसके ऑक्टेट को देखूँ BF3 के, तो वो जो ऑक्टेट बना है वो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ ही बना है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गए हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो कि आप एलिमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं, ये बोरोन, इस बोरोन के पास में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,3, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है। अब 3 फ्लोरीन है, जब इसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो 3 फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेंगे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने रिएक्ट करा दिया। अब आप देखें ये 3 तरह के क्या बन गए, इसके बीच में बॉन्ड बन गए, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर हमारी सिमेट्री बन गई, 120 का इनके बीच में यहाँ पर एंगल बन गया। अब आप सेंटर वाली लाइन को अगर देखें, ये देखिए मैंने सेंटर को जब सर्कल करा तो यहाँ पर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एज पर द रूल ऑफ स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट नहीं है वहाँ, तो कितने हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन लवर वर्क करता है, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच कंटेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिएक्ट करता है, इसके साथ में इंटरेक्ट करता है, तो ये आसानी के साथ उसके साथ में इंटरेक्शन करता है, ठीक है। तो इस कारण जो है यहाँ पर BF3 यहाँ इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। BF3 को हम लोग लेविस एसिड भी कहते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है यहाँ पर, लेविस का एसिड। वो अगेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी उसे तुरंत ये कैप्चर कर लेता है और उसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ये BF3 की मैंने बात की। नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है एंजाइम्स क्या होते हैं, और ब्रीफ में हमें मैकेनिज्म बताना है एंजाइम कैटालिसिस का, ठीक है। देखिए बहुत जनरल सा टर्म है, हम बार बार इसको पढ़ चुके हैं, और जब आप लोग पीछे केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो भी आप इसको अच्छे से समझेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर एंजाइम कैटालिसिस की, ठीक है। अब देखिए एंजाइम क्या होता है, पहले तो हम ये बात करें कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम इज़ ऑल्सो नोन एज बायो कैटालिस्ट, द सब्सटेंस और द मॉलिक्यूल विच आर एबल टू एक्सेलरेट or to alter the rate of reaction, alter the rate of biochemical reaction is known as बायोकैटलिस्ट। क्या बोलेंगे इन्हें हम लोग, बायोकैटलिस्ट, ठीक है। अब बायोकैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सिंपल फॉर्म में। सी हमारी जो बॉडी में चलने वाली रिएक्शन है या एक लिविंग बॉडी में जो चलने वाली रिएक्शन होती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड, है ना। जो मॉलिक्यूल से उन्हें ब्रेक कर पाने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए, और कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करने के लिए हमें ड्यूरेशन भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो एंजाइम के पास में वो पावर है। एंजाइम एक जो है वो एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह वर्क करता है, जो बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है, और जब चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं तो वो आसानी से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो एंजाइम क्या है ये मैंने आपको बताया। नाउ मैकेनिज्म मुझे इसका बताना है। तो देखिए एंजाइम का एक जनरल मैकेनिज्म है। ये एंजाइम जो होता है ये सब्सट्रेट मतलब होता है हमारा रिएक्टेंट, उसके साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये तुरंत अपने आप को ब्रेक करके क्या कर देता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बना देगा। सबस्ट्रेट से बन गया प्रोडक्ट, और इस प्रोसेस के अंदर एंजाइम जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम विल रिएक्ट विद सबस्ट्रेट देन एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है, और ड्यू टू दिस कन्फर्मेशनल चेंजेस सबस्ट्रेट जो होता है यानी कि रिएक्टेंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही प्रोडक्ट आगे जाकर, यही चीज़ जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे जाकर प्रोडक्ट में और एंजाइम में टूट जाती है। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम है वो हमारा यूटिलाइज तो नहीं हुआ है, मतलब इसके वेट वाइज इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, बट इसके फिजिकल अपीयरेंस के अंदर क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। अब कुछ बातें भी हैं एंजाइम की कैटालिसिस के बारे में। एंजाइम्स आर हाईली इफिशिएंट, ठीक है। एंजाइम की अगर मैं इन प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली इफिशिएंट होते हैं ना। एंड वन मोर थिंग कि एंजाइम जो होते हैं वो हाईली इफ़िशिएंट होने के साथ साथ में हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं,
ठीक है। एफिशिएंट तो होते ही हैं, साथ साथ में हम बोले कि क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं। तो 2 फीचर होते हैं यहाँ पर एंजाइम कैटालिसिस के। वन फीचर क्या कि एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होंगे हमारे, हाईली स्पेसिफिक। फर्स्ट थिंग इज़ हाईली स्पेसिफिक, है ना। और दूसरा जो फीचर बताया गया है कि एंजाइम जो होते हैं वो इफ़िशिएंट होते हैं, है ना। अब इन दोनों वर्ड का मतलब हम लोग समझ लें। हाईली स्पेसिफिक मतलब कि हर तरह के सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करने के लिए एक डेफिनेट एंजाइम यहाँ पर होता है, ठीक है। कोई भी एक डेफिनेट, अगर हम लोग कहें कि हमें प्रोसेस परफॉर्म करनी है तो उसके लिए डेफिनेट एंजाइम होगा। जैसे मुझे माल्टोज शुगर पे वर्क करना है तो मुझे माल्टेज एंजाइम लगेगा, मुझे सुक्रोज शुगर पे वर्क करना है तो मुझे सुक्रेज एंजाइम लगेगा। तो डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट जो एंजाइम है उसका टाइप भी वेरी करता है। सिमिलरली ये मैंने हाईली स्पेसिफिक नेचर बताया कि हर तरह के रिएक्टेंट के लिए डेफिनेट एंजाइम लगता है। देन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कि एक एंजाइम जो होता है वो लॉट्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के क्या कर सकता है यहाँ पर, एक्सेलरेट कर सकता है, या उनके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, ये बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये 2 फीचर्स होते हैं एंजाइम के कैटालिसिस के, और इस कारण बॉडी की बहुत सारी रिएक्शन हमारी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रन कर पाती हैं। तो ये 2 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैंने एंजाइम कैटालिसिस के बारे में बताएं। अब देखिए कुछ थ्योरीज भी हैं जो सजेस्ट की गई हैं एंजाइम की कैटालिसिस को लेकर, कुछ थ्योरीज भी बताई जाती हैं। तो वो थ्योरी क्या है, जो इनके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताई जाती है। तो उसमें बहुत फेमस है एक थ्योरी जिसे हम बोलते हैं लॉक-इन की थ्योरी। क्या बोलेंगे इस थ्योरी को हम लोग, लॉक-इन की थ्योरी। अब देखिए लॉक-इन की थ्योरी क्या कहती है, जैसे आप समझिए मैं जो वर्ड से बोल रही हूँ, जैसे कि एक पर्टिकुलर लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है ना। हर लॉक हर की से ओपन नहीं होता, जो लॉक की होती है उसी से लॉक क्या होगा यहाँ पर, ओपन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं की के शेप में और उस लॉक के जो इंटरनल कैविटी होती है उसके शेप के अंदर क्या होता है यहाँ पर, की के शेप में और लॉक की इंटरनल कैविटी के अंदर क्या होता है यहाँ पर, कुछ इंटरेक्शन होते हैं। हम कह सकते हैं कि सम सिमिलरिटी ऑफ कैविटीज़ होता है, जिसके कारण लॉक जो होता है वो की से ओपन हो जाता है, ठीक। तो सेम थिंग जो होती है वो किसके सेम थिंग या सेम कंसेप्ट को हमने अप्लाई करा है एंजाइम की कैटालिसिस पर, कि जिस तरह से एक लॉक जो है वो एक ही की से ओपन होता है, उसी तरह से एक सबस्ट्रेट जो होता है या एक रिएक्टेंट जो होता है उस पर वर्क करने के लिए भी हमें क्या लगेगा, एक डेफिनेट एंजाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर लॉक-इन की थ्योरी। बट इसका लिमिटेशन आ गया। सबसे पहले एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट जो थे, एमिल फिशर ने इस थ्योरी को यहाँ पर प्रपोज किया था। बट इसका एक लिमिटेशन क्या आ गया, देखिए लॉक-इन की बोथ आर द रिजिड, बोथ आर द सॉलिड, है ना। ये दोनों ही चीज़ें कैसी होती हैं, हमारी रिजिड होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो ये जो सॉलिड चीज़ें हैं कहीं से कहीं तक ये अपने शेप को चेंज नहीं कर रही हैं, ठीक है। जबकि एंजाइम इज़ अ बायोमोलिक्यूल, एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोलाइडल स्ट्रक्चर है, और वो लगातार अपने शेप को क्या करता है, एज पर द नीड अपने शेप को क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये जो लॉक-इन की थ्योरी थी वो एंजाइम जैसे फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल के लिए पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं थी, इसलिए लॉक-इन की थ्योरी को यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद एक और थ्योरी आई, जो थ्योरी ने यहाँ पर सजेस्ट किया, इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस फीड थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहलाएगी हमारी यहाँ पर, इंड्यूस फीड थ्योरी। अब इंड्यूस फीड थ्योरी क्या कहती है, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करें। देखिए इंड्यूस फीड थ्योरी क्या बोल रही है, इंड्यूस फीड थ्योरी, ठीक है। इसको देने वाले कौन थे, तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट का नाम है कोशलैंड। जो पर्सन जिसने प्रपोज किया था वो पर्सन यहाँ पर कहलाते हैं कोशलैंड। तो कोशलैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले क्या करा, इस थ्योरी को यहाँ पर प्रपोज किया। तो कोशलैंड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं जब ये एंजाइम के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब वो क्या करते हैं, एंजाइम के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमारा एंजाइम है, सपोज करो ये जो है ये हमारा क्या है, एंजाइम है ना, और ये क्या है हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सम एफिनिटी और सम केमिकल इंटरेक्शन इज टेक प्लेस बिटवीन दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड बिटवीन दिस एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम की सरफेस थी और ये हमारी रिएक्टेंट की सरफेस थी। तो इनके बीच में क्या होता है, कुछ केमिकल इंटरेक्शन होता है, मतलब कि ये चीज़ें आपस में आकर क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जब ये चीज़ें आपस में आकर जुड़ती हैं तो इसके अटैचमेंट के कारण इनके बीच में क्या हो जाता है, एक तरह का केमिकल इंटरेक्शन तो होता ही है, बट कई बार एंजाइम की जुड़ने के कारण जो सबस्ट्रेट होता है वो अपने ऊपर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस कर लेता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एंजाइम का शेप बिफोर जॉइनिंग ऐसा था,
बट कैविटी का शेप कैसा था हमारा, जो जुड़ने वाली कैविटी उसका शेप कुछ ऐसा था। बट जब ये जुड़ने जाएंगे तो कैविटी क्या करेगी, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। पहले वो ओवल थी और बाद में उसने अपने आप को इस तरह से एज वाला बना लिया। तो ये चीज़ कहलाता है इंड्यूस्ड फ्लूइड थ्योरी। जो चीज़ जुड़ने वाली है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, यहाँ पर शेप को चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड फ्लूइड थ्योरी अभी तक की मानी हुई थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग ही एंजाइम जो होता है वो वर्क करता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एंजाइम को भी शो करती है। तो अभी हम लोग मानते हैं कि जो एंजाइम का मैकेनिज्म वो किसके थ्रू रन कर रहा है, इंड्यूस्ड फ्लूइड थ्योरी विच इज़ प्रपोज्ड बाय कोशलैंड, ठीक है। नाम अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से बता देती हूँ। कोशलैंड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया। तो ये एंजाइम कैटालिसिस की हमने यहाँ पर बात करी, और एंजाइम के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइंड करवा देती हूँ। एंजाइम जो होता है ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट होता है। अल्कोहल का जो फर्मेंटेशन होता है, बेवरेजेस हम बनाते हैं, वहाँ ये यूज़ होता है। इसी तरह से अल्कोहल के थ्रू हम लोग बहुत सारे जो पेय पदार्थ यानी कि जो ड्रिंकेबल फॉर्म्स ड्रिंक्स होते हैं वो बनाने में यूज़ करते हैं। अल्कोहल का यूज़ हम पेट्रोल बनाने में करते हैं। तो ये सब फर्मेंटेशन के कारण ही बन रहा है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट हैं जो हम लोग फर्मेंटेशन के कारण बना पाते हैं। एंड एंजाइम के थ्रू हम लोग टैनिंग इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, है ना, और इसके अलावा जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, लाइक जो फूड इंडस्ट्री के अंदर जूस वगैरह का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। तो इस सारी चीज़ों में जो फिनिशिंग आ रही है वो किसके कारण आ रही है, एंजाइम के कारण आ रही है। इवन डिटर्जेंट्स वगैरह जो बनते हैं, डिटर्जेंट्स के अंदर जो हम कह सकते हैं कि आजकल के जो डिटर्जेंट है वो कुछ ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, वो कपड़ों को ख़राब नहीं होने देते हैं, तो उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर एंजाइम की सारे बारे इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पर बताई गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले क्लासिफाई करना है कोलाइड्स को। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट उसको किस तरह से घुमाकर पूछा गया है हमसे, देखने वाली चीज़ है। क्लासिफाई करना है हमें किसे, कोलाइड को, ठीक है। ऐसा कोलाइड हमें यहाँ पर दिया गया है जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम जो है, ऐसा कोलाइड है जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वो मीडियम कौन सा है हमारा, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो हमें ये जो कोलाइड है इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है और इन सभी के एग्जाम्पल देने, मतलब जो भी क्लासिफिकेशन लिखे हैं हमारे या जिस भी टाइप के अंदर इस कोलाइड को हम बांटेंगे उसकी हमें क्या लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, ठीक है। और साथ ही इसके क्या देना है, हमें यहाँ पर एग्जांपल देना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अभी हमें पता पड़ेगा कि डिस्पर्जन मीडियम अगर पानी होता है तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड दो तरह के होते हैं। हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम कोलाइड इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, फर्स्ट इज़ लियोफिलिक एंड सेकेंड इज़ लियोफोबिक। तो लियोफिलिक को क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो हम लोग हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं ना, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सेम है। तो हाइड्रोफिलिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखिए इस तरह के जो कोलाइड्स होते हैं वो इजी टू प्रिपेयर होते हैं, इजी टू प्रिपेयर होते हैं तो ये अपने आप में स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है इट इज़ ड्यू टू चार्ज एंड वाटर एनवलप, है ना, जो चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल पे इसके कारण हो रही है, और वाटर के एनवलप की या वाटर की जो लेयर बन जाती है इसके कारण होती है। एक तो ये रीज़न होता है ना। इसके अलावा ये जो कोलाइड्स होते हैं इनके नेचर की अगर मैं बात करूँ तो दे आर रिवर्सिबल, आसानी से बनते भी हैं, टूट भी जाते हैं और फिर से हम इन्हें आसानी से बना सकते हैं। इन्हें हम किसी सिंपल मेथड के थ्रू ही बना सकते हैं, तो नो स्पेशल मेथड इज़ नीडेड, है ना। जस्ट इन्हें आपस में मिक्स किया तो सिंपल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई स्पेशल मेथड हमें इसको बनाने के लिए नहीं लग रही है। देन वन मोर थिंग, ये जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड होते हैं इन्हें स्टेबल करने के लिए जनरली हमें कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। कुछ जगह पर हो सकती है पर जनरली हमें कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये सारे फीचर्स किसके बारे में थे, अबाउट द लियोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, है ना। अब दूसरा है जिसे हम लोग बोलते हैं लियोफोबिक, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक। लियोफोबिक या इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक। अब लियोफोबिक या हाइड्रोफोबिक की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं, ये स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो दे आर लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू लियोफिलिक, दे आर लेस स्टेबल, ठीक है। एंड
ये लेस स्टेबल तो होते ही हैं इनका, पर जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, दैट स्टेबिलिटी एग्जिस्ट ड्यू टू चार्ज, जो कोलाइडल पार्टिकल उनमें थोड़ा बहुत जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसके कारण ये यहाँ पर स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेचर की बात करूँ तो ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार अगर बन गए और किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो गए तो हम इसे फिर से रिगेन नहीं कर सकते हैं। सम स्पेशल मैथड इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइड। हमने जैसे हमने ब्रैडी-कार्प मैथड, पेप्टाइजेशन मैथड ये हमने पढ़ी थी, तो वो स्पेशल मैथड हम लोगों को इसको प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है, तो ये चीज़ हम लोग याद रखें। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे ये हमारा मेटल का हाइड्रोक्साइड है ना, या फिर आर्सेनियम का सल्फाइड है, ये आर्सेनियम सल्फाइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किससे रिलेटेड, जो कि लियोफोबिक या हाइड्रोफोबिक कोलाइड से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ विच इज़ बेस्ड अपॉन द डिस्पर्जन मीडियम पर होता है, यानी वो डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर होगा तो कोलाइड को इस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, हमें पूछा जा सकता है कि कंपेयर लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड, डायरेक्टली हमसे पूछ लिया गया, या जिस तरह से क्वेश्चन मैंने बताया गया ये भी पूछ लिया गया, या स्टेबिलिटी की बेसिस पर हमने क्लासीफाई करा, तो पूछने के बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो करना है वो है, कुछ टर्म्स हमें दी गई हैं, उन्हें सुटेबल एग्जाम्पल के साथ हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इन टर्म्स को हम लोग समझेंगे, उन्हें विद एग्जाम्पल हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट टर्म जो हमें दी है दैट इज़ अल्कोसॉल। ठीक है, दूसरी जो टर्म हमें दी गई है वो है एरोसॉल, फिर जो टर्म हमें दी गई है वो है हाइड्रोसॉल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि सोल हम किसको बोलते हैं, कोलाइड को ही बोलते हैं। ठीक है, तो एल्कोसोल की बात करें तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन, एक ऐसा कोलाइडल डिस्पर्जन भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, द कोलाइडल डिस्पर्जन इन विच एल्कोहल एक्ट एज अ डिस्पर्जन मीडियम। ऐसा कोलाइडल डिस्पर्जन इन विच डिस्पर्जन मीडियम इज़ क्या होता है, अल्कोहल होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोसोल बोलेंगे। ठीक है, तो कोलॉइडियन मैंने कल ही आपको के अंदर बताया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलॉडियन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट हमें बताया गया है एरोसोल। ठीक है, एरोसोल मतलब ये भी कोलाइडल डिस्पर्जन ही होता है सॉलिड और लिक्विड का गैस के अंदर। ठीक है, मतलब कि जो डिस्पर्स फेज है वो हमारी सॉलिड और लिक्विड हो सकती है, बट डिस्पर्जन मीडियम जो है हमारा वो क्या होता है, यहाँ पर गैस होता है। ठीक है, एरोसोल क्या होगा, ये कोलाइडल डिस्पर्जन ही है जिसमें कि या तो सॉलिड हमारा डिस्पर्स है या फिर कौन डिस्पर्स है, लिक्विड डिस्पर्स है, बट जो डिस्पर्जन मीडियम है हमारा वो क्या होता है, यहाँ पर गैस होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो स्मोक है, फॉग है, ये हम इसके एग्जांपल में ले सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इज़ हाइड्रोसोल, ये भी एक तरह का कोलाइडल सोल होता है, कोलाइडल सोल होता है सॉलिड इन वाटर, सॉलिड इन वाटर एज द डिस्पर्जन मीडियम। देखो हाइड्रोसोल, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, यानी कि यहाँ जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कौन है, वाटर है। ठीक है, तो यहाँ जो सोल बना हुआ है वो सोल कैसा है, जिसके अंदर हमने सॉलिड को किस में मिक्स कर दिया है, वाटर में मिक्स कर दिया है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल ले तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं स्टार्च सोल का, जिलेटिन सोल का, ये एग्जांपल हमारे लियोफिलिक सोल के अंदर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछी गई है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखें क्या डिफरेंस किसके बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर डिफरेंस लिखना है। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड क्या होंगे ये पहले हम लोग देखें। इस तरह के कोलाइड के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स ही इटसेल्फ लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं कोलाइडल डायमेंशन के, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है, पॉलीथीन है ना। तो मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड जो होते हैं जनरली लियोफिलिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हैं इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि हमारा डिस्पर्स फेज है, दे इटसेल्फ लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स है वो इटसेल्फ क्या है, यहाँ पर लार्जर मॉलिक्यूल हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जैसे हम स्टार्च की बात कर रहे हैं, हम पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, या हम
प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बनने का जो तरीका होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरते हैं, ये बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल को अरेंज करके बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, ठीक है। एंड यहाँ जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये जनरली लियोफिलिक नेचर के होते हैं। किनका नेचर होता है कि ये अपने मीडियम से एफिनिटी शो करते हैं, अदरवाइज इतने बड़े मॉलिक्यूल का स्टेबल होना पॉसिबल नहीं होता। तो ये कैसे होते हैं, लियोफिलिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल में अगेन हम लिख सकते हैं स्टार्च सोल, स्टार्च, जिलेटिन, गम सोल जो है ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा है एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है कि सर्टन सब्सटेंस होते हैं विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट। देखिए एसोसिएटेड या एग्रीगेट भी हम इसको बोल सकते हैं, एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट या एसोसिएटेड हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें रीज़न क्या होगा इसका। देखिए एसोसिएट या एग्रीगेट हो जाना मतलब क्या होता है, किसी सूटेबल मीडियम के अंदर अपने आप को नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंबाइन कर लेना, जो अभी तक रैंडम थे उन्हें हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एसोसिएटेड कोलाइड में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में जो सब्सटेंस होते हैं वो तो डिस्पर्स होता है। सपोज करें हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है और इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो डिस्पर्स है, तो जब पार्टिकल डिस्पर्स होंगे तो दे बिहेव लाइक नॉर्मल सॉल्यूशन। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बट क्या होगा, लो कंसंट्रेशन पे तो नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। ये कंडीशन कब आ रही है, जब नॉर्मल सॉल्यूशन कब बना है, जब कंसंट्रेशन कैसा है हमारा यहाँ पर लो बना हुआ है, ठीक है। बट एट हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मैं क्या कर दूँ यहाँ पर बढ़ा दूँ, तो हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो अब एग्रीगेट होने लग जाएंगे, ठीक है। अब क्या होने लग जाएंगे, वो ऐसे एग्रीगेट होने लग जाएंगे। ये दिख रहा है आपको ग्रुप बनता हुआ है, मैं इसको अलग कलर से यहाँ पर शो करती हूँ, ये अलग कलर से मैं इसे शो कर रही हूँ। देखिए अलग कलर से जब मैं शो करूँगी तो आप देखिए ये छोटा सा एग्रीगेशन बन गया, ये छोटा सा एग्रीगेशन बन गया मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो एग्रीगेशन बन रहा है ये कौन से साइज का बन रहा है, ये कोलाइडल साइज का बन रहा है। साइज क्या है इसका, कोलाइडल है, ठीक है। तो इस कारण का ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल जो कोलाइड्स यहाँ पर बनते हैं उन्हें हम एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो सोप एंड डिटर्जेंट इसका एग्जाम्पल है। जब मैं एसोसिएटेड का एग्जाम्पल लूँगी तो वो किसका होगा, सोप एंड डिटर्जेंट का। जितने सोप एंड डिटर्जेंट होते हैं वो इसका एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम लोग यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा चलिए हमको एक मेथड डिस्कस करनी है, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये मेथड हम लोगों को डिस्कस करनी है, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल को सेटल करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है यहाँ पर कोएगुलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रोसेस जो है वो क्या करी गई है, व्हाट डू यू मीन बाय कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है 2 और 3 मेथड बाय विच कोएगुलेशन ऑफ द लियोफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट, ठीक है। बाय विच कोएगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट। उन्होंने सोल का टाइप भी बताया है कि किस तरह से लियोफोबिक सोल को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोएगुलेट कर सकते हैं, वो मेथड हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो कौन कौन सी मेथड है और कैसे ये वर्क करेगा ये हम लोग बात करें। तो